आज निपटाना है, कई सारे चार्ट्स की चर्चा करनी है। वाह, और बड़े इंटरेस्टिंग आप लोग संदेश भेज रहे हैं। तो वाह 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 वाह, ग्रेट। तो बड़े इंटरेस्टिंग संदेश आ रहे हैं, मैं संदेशों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए एक दफे निफ्टी के चार्ट का रुख करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ ही क्षणों में आप चार्ट देख पाएंगे और आज आपको चार्ट कुछ अलग लगेगा, क्योंकि जो चार्ट आप देख रहे हैं, दिस चार्ट इज द चार्ट फॉर द निफ्टी, और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो जो स्क्रीन पर अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, लेकिन ये लाइन चार्ट है। तो आमतौर पर हम कैंडलस्टिक का चार्ट देखते हैं। आज आपको लाइन चार्ट दिखाने का एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको पता लगता है कि किस तेजी से और कितनी बड़ी तेजी निफ्टी दिखा चुका है। तो कहाँ 18,000 पर निफ्टी चल रहा था और आज 26,000 पर चल रहा है। तो आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में, लगभग साल सवा साल में निफ्टी ने कितनी बड़ी यात्रा तय की है। बार बार कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, कितनी चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यों के चुनाव हुए, बजट आए, लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखें तो निफ्टी का डायरेक्शन ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये लगातार तेजी का बाजार रहा है और इस तेजी में निवेशकों ने अच्छा पैसा कमाया है। तो अब सवाल सबके मन में यह है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या कोई वजह बन सकती है कि बाजार में ये तेजी समाप्त हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो इसमें दो चीजों को लेकर के इसको इस दृष्टिकोण से आपको देखना है कि देखिए दो चीजें हो सकती हैं। एक है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड अगर आप देखें, अगर हम इसको यहां से चलता हुआ माने तो ये मार्च 2023 से इस ट्रेंड का आगाज हुआ था। उस समय निफ्टी 17,000 थी, आज आप देख रहे हैं कि निफ्टी 26,000 है। तो लगभग आप देखिए 9,000 अंकों की तेजी देखने को मिली, और ये कुल मिलाकर आप देखें कि सवा साल डेढ़ साल में तेजी आते हुए आपको नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि इस तेजी पर क्या लगाम लगने वाली है, क्या ये तेजी समाप्त हो जाएगी। तो दो चीजें समझें, एक है करेक्शन और दूसरा है रिवर्सल। इन दोनों के बीच का अंतर हमें समझना है। करेक्शन क्या है? करेक्शन तात्कालिक गिरावट है, शॉर्ट टर्म करेक्शन जिसको हम कहते हैं। जैसे आप यहां देखें, ये अक्टूबर में हुआ था, तो निफ्टी गई 20,000 के पास के पार पहली दफे, और फिर 20,000 के ऊपर जाने पर फिर से वहां पर सेलिंग का दबाव आया, और फिर आप देखिए कि एक बार 19,000 तक नीचे आ गई। इसी तरह से करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन यहां पर भी देखने को मिला था। ये अप्रैल के मार्च की बात है, और उसके बाद बिना किसी करेक्शन के हायर बॉटम बनाता हुआ निफ्टी नए हाइस बना रहा है। तो करेक्शन तो देखिए कभी भी बेखटके, बिना किसी वार्निंग, पूर्व सूचना के आता है। करेक्शन हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए करेक्शन का। करेक्शन लोगों को प्रॉफिट बुक करने का समय देता है, बड़े ट्रेडर्स बड़ी पोजीशंस अपनी एग्जिट करते हैं, कई सारे जो फ्रॉथ बाजार में हो जाता है, जरूरत से ज्यादा तेजी हो जाती है, वो सेटल हो जाता है। तो करेक्शन, हर अप ट्रेंड में करेक्शन समय समय पर आते हैं। अगर तेजी बड़ी रफ्तार से हुई है तो करेक्शन भी काफी डीप हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो केवल करेक्शन है तब तक उसकी कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्शन में आपको मौके ढूंढने हैं कि कैसे हम इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं सही मौके का। करेक्शन से बेहतर मौका नहीं होता प्रवेश करने का। तो अगर आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है, चाहे फिर वो स्टॉक में दिख रहा हो, गोल्ड में दिख रहा हो, निफ्टी में दिख रहा हो, और आप चाहते हैं कि उसमें आप हिस्सा लें, लेकिन पहला जब ब्रेकआउट हुआ था, मौका बना था, तब आप चूक गए हैं किसी वजह से, तो करेक्शन वो अवसर आपको प्रदान करता है कि भाई आइए, अब आ जाइए, अब अवसर है। तो करेक्शन को एक अवसर के रूप में आपको देखना है, और करेक्शन कभी भी आ सकता है। उस पर अटकलें आप चाहें दिन भर लगाते रहें, और मैं देखता हूं कि लोगों ने इसका पूरा एक कुटीर उद्योग बना लिया है कि दिन भर बैठकर यही कयास लगाते रहते हैं कि किस स्तर पर करेक्शन शुरू होगा, कितना गहरा होगा, कितने दिन चलेगा, क्यों करेक्शन आना ही चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार की चर्चा से किसी को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि करेक्शन जब आता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आता है। करेक्शन कुछ समय तक रहता है, दिल दहला देता है, चिंता में डाल देता है, कुछ पोजीशन से आप एग्जिट हो जाते हैं, और फिर ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर ये एक छोटा सांप बाजार को डस भी लेता है, सांप सीढ़ी के खेल में सांप और सीढ़ियां दोनों मिलेंगी, तो अगर कभी कोई छोटा सांप रास्ते में आ जाए और हल्का फुल्का आपको पीछे जाना भी पड़े, तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, खेल चलता रहता है। सवाल यह है कि क्या रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल का अर्थ है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, स्पेशली जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है निफ्टी का, जो मंथली चार्ट पर आपको साफ दिखेगा, ये जो 2002, 3, 4 से चल रहा है, ये ट्रेंड तो मुझे नहीं लगता है कि तुरंत इसका कोई हमें पता भी लगेगा। अगर ये ट्रेंड रिवर्स भी होने वाला है, ना तो उसके कोई संकेत हैं, ना ही कोई संभावना है, ना ही अभी किसी प्रकार की स्थिति बन रही, तो उस पर तो सोचना भी बेकार है। जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है, जो कि कोविड के बाद से निफ्टी पर चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि 8,000 की निफ्टी आज 26,000 चल रही है और एक तरफा ही वर्चुअली बाजार बढ़ा है, इस ट्रेंड का अगर एक रिवर्सल आता है तो रिवर्सल में बाजार इसी अनुपात में सीरियस करेक्शन दे सकता है। जो ओवरऑल ट्रेंड का तो करेक्शन माना जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड का रिवर्सल माना जाएगा। तो क्या एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है? तो इसकी संभावनाएं फिलहाल अगर आप देखते हैं बाजार को,
जिस तरह की लिक्विडिटी पर बाजार अभी चल रहा है, जिस तरह लोग बड़े सचेत हो गए हैं, पोजीशंस बहुत कम हो गई हैं, डेरिवेटिव में भी कोई बहुत ज्यादा फ्रॉथ या एक्सपोजर नहीं है, तो कोई खास संभावना ऐसी स्थिति की भी कम दिखती है। चार्ट पर कोई संकेत आएंगे तो जरूर हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आप इस चार्ट को देखें तो सिवाय ये कहने के कि एक्सेलरेटेड मूव आया है, 19,000 से 26,000 की तेजी जो है ये ऐतिहासिक तेजी है और इसका केवल एक ही आपको पैरेलल मिलेगा और इसका जो एक ही समांतर आपको मिल रहा है वो ये 2020 से 2021 की पोस्ट कोविड तेजी है। बिल्कुल उसी गति से अभी भी तेजी बनते हुए दिखिए। तो करेक्शन आ सकता है, करेक्शन कुछ समय बाजार को नीचे भी ला सकता है और शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पर कोई क्षति आते हुए अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही। तो बेवजह के कयासों में न पड़े, जहां अवसर मिलता है, करेक्शन आता है तो करेक्शन का स्वागत करें, उसमें हिस्सा लें और आप देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का अभी भी इंटैक्ट है। तो ये चार्ट कह रहे हैं और इसीलिए हम लाइन चार्ट देख रहे हैं, जिससे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स की जो विक्स होती हैं, बॉडीज होती हैं, कलर्स होती हैं, उसके डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके एक बार प्लेन वनीला चार्ट देखें और ट्रेंड को समझने का प्रयास करें। तो ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड है, बहुत फास्ट इसमें गति आई है, मूव आया है, तो इसलिए करेक्शन आना लाजमी है, कभी भी आ सकता है, लेकिन उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। रिवर्सल की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। तो ये स्थिति है बाजार की और इसमें करेक्शन का स्वागत कीजिए। करेक्शन यदि आता है तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे शेयर खरीदने का अवसर मिलेगा और ये अवसर हम सभी को चाहिए। तो ये स्थिति है बाजार की और अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, एक दफे छठ से आइए बैंक निफ्टी का चार्ट भी लगे हाथों देख लेते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी चाल पकड़ी है। लाइन चार्ट पे भी आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लें। तो ये लाइन चार्ट है, अब आप देखिए कितनी क्लियर सीक्वेंस हायर बॉटम्स की दिखेगी आपको यहाँ पर, यानी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव और इंटैक्ट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी है, रफ्तार अच्छी है और रुक रुक कर चल रहा है, करेक्ट हो करके चल रहा है, अच्छे खासे डीप करेक्शंस हुए हैं। ये मंथली चार्ट है और ये वीकली है जिसको हम आमतौर पर अदालत में देखते हैं। तो वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट और हायर बॉटम्स की श्रृंखला बनी हुई है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग। आइए एक दफे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद चार्ट देखें यूएस मार्केट का, जहां पर के उठापटक साथ में चल रही है, चुनावी सरगर्मियां, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्ड हाई पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। 42,300 रिकॉर्ड हाई चल रहा है, तेजी जबरदस्त चल रही है और चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। और आप जानते हैं कि अब वहां चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं बचा है और चुनाव के बाद फिर एक नई दिशा वहां का बाजार ले सकता है। कुल मिलाकर देखें तो चीजें ठीक दिखती हैं। ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब जब ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे हों और भारत में अगर कोई परेशानी भी आती है, कोई स्थानीय समस्या भी आती है, कोई चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं भी आते हैं, कोई बजट में कोई प्रावधान बाजार को न भी पसंद आता है, तो भी उसका असर बहुत तात्कालिक, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड रहता है। अगर ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है तो अंततोगत्वा बाजार उसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो वैश्विक जो चलन है, जो ट्रेंड है, उसको हमें जरूर देख करके चलना है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट्स आर इन परफेक्ट शेप। और अब आइए एक बार नेस्डैक भी देख लेते हैं, जहां पर के काफी कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट कायम हुआ, सपोर्ट की रेखा मैंने पिछले या उससे पिछली अदालत में अंकित की थी चार्ट पर। ये 16,700 पर स्तर है और ये लेवल भी अभी तक टूटा नहीं है। उसके बाद एक डबल बॉटम जैसी स्थिति बनी यहाँ पर। ट्रेंड पॉजिटिव है तो नेस्डैक भी स्ट्रॉन्ग है, नेस्डैक से भी कोई आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई शिकायत नहीं कर सकते। तो ये डाउ जोन्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी हमने देख लिया। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि चारों ओर जो आपको सुनने को मिलता है वो है कि स्मॉल कैप जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं, स्मॉल कैप का पी बहुत बढ़ गया है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप में जो आमतौर पर जो फासला रहता है कि लार्ज कैप हमेशा ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और स्मॉल कैप मुकाबले में सस्ते होते हैं, ये इक्वेशन जो है ये बदल गई है और अब स्मॉल कैप जो है वो लार्ज कैप से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो इसको लेकर लोग बड़े असहज हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट भी एक दफे लाइन चार्ट की शक्ल में देख लेते हैं। तो ये लाइन चार्ट है आपके सामने, 18,400 के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ। 250 शेयर्स का ये बड़ा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है और इसको अगर आप देखें तो ये नए कीर्तिमान बना रहा है। अभी तक इस चार्ट को देखकर अगर किसी नए चार्टिस्ट को आप ये चार्ट एक बार दिखाएं तो कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर ट्रेंड समाप्त हो गया है या आपको कोई बहुत बड़ा कोई फॉल की अपेक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ आरएसआई की डाइवर्जेंसेस चार्ट पर पहल दिखने लगी हैं। भाई आरएसआई डाल करके देखते हैं इस चार्ट पर, तो मेरी इस बात को आप लोग समझ पाएंगे। तो ये आरएसआई मैंने डाला, ये आरएसआई। अब आरएसआई को गौर से अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि आरएसआई का एक हाई लगा था फरवरी में, उसके मुकाबले प्राइस पर तो हमने हायर हाइज देखे हैं, लेकिन इससे मेल खाते हुए हाइज जो कि आरएसआई पर लगे वो नीचे। तो ये आपको बता रहा है कि एक डाइवर्जेंस आरएसआई पर चल रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, हमेशा सावधानी रखनी है आपको और जो लास्ट बॉटम है उसके साथ साथ एक रेखा डालिए। जब तक ये रेखा न भंग हो जाए तब तक आपको ट्रेंड पर कोई शंका नहीं करनी है, ट्रेंड अपनी गति से चलता रहेगा। और आरएसआई डाइवर्जेंस जरूर आपको वीकली चार्ट्स पर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर दिख रही है, लेकिन ब्रेकडाउन आने तक इसके कोई खास मायने नहीं है।
तो हम यहां पर क्या कहेंगे, वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो कॉशियस, आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट। और स्मॉल कैप इंडेक्स के बाद एक दफे आज जो चार्ट देखने की मेरी दिली तमन्ना है वो है गोल्ड का। और गोल्ड में देखिए क्या कुछ हुआ है। गोल्ड के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ये इसका वीकली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। और जिस तरह की तेजी निफ्टी में देखी है या स्मॉल कैप इंडेक्स की तेजी है, बिल्कुल उसी अनुपात पे लगभग उसी तरह का मोमेंटम आपको गोल्ड में देखने को मिल रहा है। गोल्ड की तेजी बड़े मायने रखती है। देखिए इतिहास ये कहता है, या आप कहें कि जो कन्वेंशनल विजडम है, जो सामान्य हमारी सोच रहती है, वो ये है कि जब जब इक्विटी बाजार बढ़ते हैं तो गोल्ड जैसी डिफेंसिव एसेट क्लास हमेशा नीचे आती है। लेकिन इस बार हमने बिल्कुल 2007-8 की तर्ज पर बिल्कुल उलट होते हुए देखा है। निफ्टी बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे हैं, गोल्ड बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ब्याज की दरें भी आप देखिए अब जाकर कम हुई। सब कुछ एक ही समय पर एलिवेटेड होना बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन इस दफे हम देख रहे हैं कि सब कुछ एक साथ बढ़ रहा है और ये एक स्वीट स्पॉट होता है। बहुत सी वेल्थ बनती है, एसेट बबल्स भी फॉर्म होते हैं। तो ये समय बहुत संयम के साथ काम करने का है। गोल्ड के चार्ट पर नया ब्रेकआउट, नया मोमेंटम दिख रहा है, ये मंथली चार्ट है और गोल्ड ने भी नए कीर्तिमान बना लिया। आप देख रहे हैं किस प्रकार की तेजी गोल्ड में बनी है। तो ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने, ये एमसेक्स गोल्ड है, वीकली चार्ट देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट आपको 73,500 के ऊपर आता हुआ दिखा। तो गोल्ड में नई तेजी, नया मोमेंटम बन रहा है। डाइवर्जेंस आपको गोल्ड के चार्ट पर भी दिखेगी, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। लेवल्स मैंने पहले के मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को तरजीह दीजिए। ये है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और ये अब सपोर्ट का काम करेगी। पहले रेजिस्टेंस था ये स्तर, ये 73,500 के आसपास का स्तर है और इसके बाद फिर 68,150 ये लेवल है, जो कि नीचे की ओर एलओसी मान करके आप चल सकते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट, इंटरेस्टिंग चार्ट है। आगे बढ़ते हैं और एक दफे सिल्वर भी देख लें। गोल्ड के साथ सिल्वर को आमतौर पर देख ही लिया जाता है, तो ये सिल्वर है। सिल्वर में भी अच्छी तेजी बनी है। सिल्वर ने भी अपनी सारी जो कमजोरी है वो दूर की और वापस से तेजी बनी। ब्रेकआउट तो आ गया था 78,000 पर, चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी मिला सिल्वर को, वहां से तेजी बनी। सिल्वर चला गया 90,000, वहां से करेक्ट हुआ, वापस तेजी, और अब सिल्वर जा रहा है वापस से 92,000 के आसपास। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। सिल्वर की तेजी यहाँ पर भी कायम है। अब इस रेखा को, ये जो लाइन मैंने डाली है, इसको चेंज करके यहाँ रख दीजिए तो ये ज्यादा आपको मीनिंगफुल नजर आएगी। तो ये लाइन है 80,500 पर एक रेखा डाल दी मैंने, इसको आप एलओसी मान लीजिए अगर आप सिल्वर ट्रैक कर रहे हैं। तो ये आपके सामने सिल्वर के फ्यूचर्स का चार्ट है। निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, सारा जग घूम लिया हमने, कई सारे चार्ट्स हमने देखे, ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड, सिल्वर देख लिया। अब आइए एक दफे डॉलर को देख लें, क्योंकि भाई देखिए असली जो तेजी है उसकी वजह क्या है। वजह हमें पिछले सप्ताह दिख गई थी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे पिछले सप्ताह डॉलर में कमी आई और ये रुपया मजबूत हुआ। तो रुपये की मजबूती से ही पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ रिवर्सल होगा, स्ट्रेंथ आएगी, वही आते हुए दिख रही है। तो ये चार्ट आपके सामने डॉलर का है। डॉलर स्टेबल हो गया वापस 83 के आसपास। एक चीज नोटिस करेंगे कि इस पूरे बैंड में, जो कि लगभग 100 रुपए का बैंड है, इसमें डॉलर पिछले 2-3 सालों से ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगर डॉलर स्टेबल रहता है तो ये सारी तरह के बिजनेसेस के लिए, सरकार के लिए भी, जो कि बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा, आप पूरी स्थिति देखेंगे तो एक स्टेबल डॉलर इज ऑलवेज मोर फ्रूटफुल, इफेक्टिव, बेनिफिशियल। तो वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ठीक ठाक स्थिति है, कोई खास ऐसी चिंता ऐसे नहीं है। और इंडिया विक्स को देख लें एक बार, तो ये आपके सामने लीजिए इंडिया विक्स का चार्ट है। तो इंडिया विक्स तो जाहिर सी बात है कि सेटल हो गया नीचे, तो यहाँ से भी कोई संकेत नहीं। तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जिसको लेकर के बहुत अधिक चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाए। हाँ, बाजार में एक एक्सेलरेटेड मूव है जो कि काफी पुराना और मैच्योर है, तो उसमें करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत पॉजिटिव है। नॉन पार्टिसिपेशन की कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। नॉन पार्टिसिपेशन मतलब यदि आप बाहर किनारे पर बैठे ही मंजर देखते रहते हैं तो कभी कभी तो सुकून महसूस करेंगे जब करेक्शन आएगा, लेकिन जब बड़ी तेजी आएगी तो जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, वो फीलिंग, वो दर्द जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो नॉन पार्टिसिपेशन इज अ बिगर प्रॉब्लम देन पार्टिसिपेशन। तो इसीलिए बाजार से दूर रहना विकल्प नहीं है, आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। हाँ, अपना रिस्क इवेल्युएट कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, हर समय अपने रिस्क को लेकर कॉन्शियस रहिए, यानी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने का समय। तो ये कुल मिलाकर एक 360 डिग्री व्यू मैंने आपको दिया बाजारों का, कि बाजार में चल क्या रहा है और किन चीजों को लेकर के हमें संजीदा होना है। इस बीच देखिए कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, सवालों का भी एक लंबी फहरिस्त आ गई है। मैं सवालों पर आता हूँ। एसबीआई कार्ड पर एक सवाल कर रहे हैं हमारे पलाका साहब। एक सवाल मैंने मिस कर दिया, अभी पहले किसी का आया था। ओहो, अच्छा, एक हमारे नवीन कपूर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। नवीन कपूर साहब हमारे NSS 7 के सेनानी हैं, कह रहे हैं कि गुरुदेव आप हमेशा की तरह जबरदस्त लग रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी। कुछ ही लोग हैं जिनको मैं जबरदस्त लगता हूँ, कुछ लोगों को जबरदस्ती लगता हूँ, लेकिन आपको लग रहा हूं जबरदस्त, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने दिन बना दिया मेरा। और इसके अलावा भी कई सारे और बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। एक हमारे श्रीराम मंडलोई साहब हैं जो सवाल कर रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम पर, और वो ये कह रहे हैं टीटागढ़ और वेल्सपन लिविंग, ये 2 शेयर लिए हैं इन्होंने, या इसमें उनकी रुचि है, तो चाहते हैं कि चार्ट की हम चर्चा करें। तो चार्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे और लोग आए हैं,
दीप साहब ने बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है, मुझे आपको सुनाने में बड़ा आनंद आता है दीपक जी, तो बड़ा मजा आता है और ऐसा लगता है जैसे कि अपने परिवार के साथ बैठकर गप लगा रहे हो, तो उस तरह की भावना के साथ और पूरा बाजार हम देख लेते हैं, पूरी चर्चा कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को सहारा दे देते हैं। कभी परेशानी हो, बाजार गिरा हुआ हो, आप अदालत में आते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपको लगता है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 2-3 बार नुकसान झेला हो बाजार में हाल फिलहाल में, तो एकदम मनोबल जो है चकनाचूर हो जाता है, उस समय लगता है सब मिथ्या है, कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी रियल में इफेक्टिव नहीं। लेकिन जब आप एक बार अदालत अटेंड कर लेते हैं और हम चार्ट्स को देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो आप में नई ताकत, नई स्फूर्ति का संचार हो जाता है और आपका मनोबल बढ़ जाता है। चलिए, इसके बाद और बहुत से सवाल, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, मैं प्रश्नों पर आता हूं। एक हमारे गेम स्टार 70 हैं, उनका एक प्रश्न है, मार्केट करेंटली ऑलवेज क्लाइम्स द वॉल ऑफ वरीज, व्हेन विल दिस ट्रेंड स्टॉप, म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट, अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स, वर्ल्ड इवेंट्स, नथिंग सीम्स टू अफेक्ट फॉर लॉन्ग, इंडिया विक्स इज आल्सो बिलो 12। भाई देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में चिंताएं छिपी हुई हैं। जिन चिंताओं का जिक्र अभी मैं अपनी कमेंट्री में कर रहा था, उन्हीं चिंताओं को आवाज दे रहे हैं गेम स्टार 70। वो ये कह रहे हैं कि अभी बाजार क्या कर रहा है कि जो भी चिंता आती है उसको पार कर जाता है, जो भी हमें लगता है कि बड़ी परेशानी आएगी उसको भी बाजार पचा लेता है। मिसाल के तौर पर चुनाव के परिणाम ही देख लीजिए, उम्मीद थी किसी बहुत अच्छे चुनाव परिणाम की, थोड़े से कम आए, लेकिन बाजार ने बड़ी आसानी से उसे पचा लिया, आगे बढ़ गया, नए हाइस बना लिए। तो क्या ये ट्रेंड जो है, बुरी न्यूज को, गलत जो बुरी खबरें हैं उनको भी बड़े आसानी से पचा लेने का ट्रेंड चलता ही रहेगा, या कभी किसी बुरी खबर पर बाजार अपना जो साहस है, जो ताकत है, वो छोड़ देगा और गिरावट आएगी? तो देखिए गेम स्टार, मेरा इस पर यह कहना है कि बाजार जो है वो हम सबसे ऊपर है, तो मार्केट इन इट्स विजडम नोज द बेस्ट। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता है क्योंकि हमने कुछ आलेख पढ़ लिए हैं, या कुछ किताबें पढ़ ली हैं, कुछ वीडियो देख लिए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता लग गई है, तो हम अपने आप को बड़ा ज्ञानवान मानते हैं। लेकिन बाजार जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाता है, तो इसलिए बाजार अपने विजडम में सबसे ऊंचा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी चल रही है इसके पीछे ठोस वजह है, ये केवल एक छलावा नहीं है, ये केवल एक थोती तेजी नहीं है। इसको गौर से आप समझेंगे, थोड़ा इसके डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि री रेटिंग हो रही है हमारी इकोनॉमी की, हमारे बाजारों की, और उसको आप होता हुआ देख रहे हैं। अब ये आप इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे, जब इसको आज से 3-4 साल बाद आप इसकी विवेचना करेंगे, तब आप कहेंगे हाँ भाई वाकई में उस समय तो बड़ा बदलाव हो रहा था, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि हम तो वहीं थे। तो ये री रेटिंग का समय है भारत की, और ये कुछ समय चलेगा। इतने बड़े देश की री रेटिंग एक दिन में नहीं होती है, समय लगता है। तो ये री रेटिंग का दौर चल रहा है और इस वजह से ये लिक्विडिटी जो हमारे यहाँ आ रही है, जो तेजी आ रही है, वो कायम रहेगी, ऐसा मान करके चलना चाहिए। लेकिन कुछ भी कभी भी घट सकता है और इसीलिए हमेशा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो देयर वन शुड वर्क ऑन फैक्ट्स एंड नॉट अजम्पशंस। तो फैक्ट्स पर काम कीजिए। फैक्ट क्या है, चार्ट क्या कह रहा है, क्या चीज है जिसका साक्ष्य हमारे पास है, हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर काम करेंगे, बजाय इसके कि अजम्पशन बनाएं कि निफ्टी यहां तक जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर उसके बाद इतनी गिरावट आएगी, फिर वहां से बॉटम बनेगा। इतनी दूरदर्शिता किसी के पास नहीं होती है, ना ही भविष्य में झांकने की और भविष्य को इस एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट करने की कोई आवश्यकता होती है। तो हमारा काम क्या है कि ट्रेंड को आगे रखें और ट्रेंड के अधीन होकर के चलें। अच्छा, अब देखिए, अनेकों चार्ट्स देखने के सुझाव आ रहे हैं। उससे पहले एक सनी विश्वकर्मा जी हैं, उनका मैं प्रश्न जल्दी से हाईलाइट कर देता हूं। सनी जी कह रहे हैं कि सर लास्ट 19 महीनों में 14 महीने ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रहा हूं। अच्छा, सनी जी हमारे टर्टल रहे हैं। लास्ट 30 डे में 1,20,000 से अधिक का प्रॉफिट आया है। क्या मेरी ये कंसिस्टेंसी ठीक है या इसमें और फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? सनी जी, सबसे पहले तो साधुवाद स्वीकार कीजिए, बड़ी उपलब्धि है। अगर आप पिछले 19 महीनों में 14 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, इसके लिए आपका सत्कार होना ही चाहिए। तो बड़ा आपका ये उपलब्धि, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सफलता इसी तरह आगे भी कायम रहे। रहा सवाल की कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं, अच्छी कंसिस्टेंसी है सनी जी, और आप आगे भी प्रयास करते रहेंगे तो आपको और बेहतर सफलता मिलेगी और बाजार आपको अवसर देता है। कंसिस्टेंट आप अगर अप्रोच रखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और तभी आप बाजार को सीरियसली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या एक करियर के रूप में ले पाते हैं। तो सनी जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, वंडरफुल परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत से संदेश आ रहे हैं। एक हमारे अंकित साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर मैं पिछले 5 वर्षों से आपका नियमित दर्शक हूं। सीक्वेंट साइंटिफिक के चार्ट को देखिए, क्या ब्रेकआउट आया है? निश्चित रूप से सीक्वेंट साइंटिफिक के चार्ट को आज देखेंगे, चर्चा करेंगे।
एक हमारे कुलदीप बिष्ट साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि लास्ट वीक आपने मेरा क्वेश्चन पढ़ा बट रिप्लाई नहीं दिया, वीडियो इंटरप्शन में भी मेरा क्वेश्चन रह गया था। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा ठीक है, ये मेरे रडार पर नहीं है कुलदीप जी, तो अनफॉर्चुनेटली इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, मेरे को चार्ट नहीं मिला था पिछली दफे, मैं प्रयास करूंगा फिर से इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक हमारे रूप डेडानिया साहब हैं, वो कहते हैं कि कमोडिटी में ओबीबी नेगेटिव हो जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? भाई देखिए, इसमें क्या है, कमोडिटी में वॉल्यूम अलग अलग तरह से दिखाई जाता है चार्ट पर, डेटा उस तरह से नहीं मिलता है जैसे इक्विटी बाजार का डेटा है। तो कमोडिटी में कई बार ओबीबी में आपको इरेटिक रीडिंग्स देखने को मिलती है, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है। अच्छा, एक सवाल इसके बाद हमारे राज भंडारे साहब हैं, बड़ा अच्छा एक संदेश भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपसे 4 सालों में एक चीज सीख गया हूं, नजर, खबर और सबर। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या आपने जबरदस्त ये फॉर्मूला दिया है कि नजर, खबर और सबर, ये 3 चीजें चाहिए बाजार में सफल होने के लिए, कि आपको खबर पर भी ध्यान रखना है, नजर रखनी है चार्ट्स पर, और सबर रखना है निवेश के बाद। वाह, बहुत बढ़िया। तो राज भंडारे जी, आपने नया मंत्र दिया सभी को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये बात कह रहे थे हमारे भंडारे साहब, और ठीक है, ठीक, हमारे शोभित फारिया साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं अदालत का रेगुलर मेंबर हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका शोभित जी, और वो कह रहे हैं कि ओएनजीसी का चार्ट देखें, और फिर 3 ट्रॉफी भी उन्होंने लगा दी है, तो ठीक है, ओएनजीसी का चार्ट आइए देख लेते हैं, अब आप कह रहे हैं तो। अच्छा, इसके बाद और बहुत से चार्ट देखने की फरमाइश हो रही है। अरे अरे अरे, हरे कृष्णा जी हैं, अब इनका नाम है या केवल हैंडल है ये नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं कि क्रिप्टोस के चार्ट को भी तो देखिए, एक जमाने से क्रिप्टोस की हमने बात नहीं की, कहीं वहां पर फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए। तो ठीक है, क्रिप्टोस का चार्ट भी देखेंगे, और आज बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे कुछ ही मिनटों में। अरे अरे, ये कौन है भाई? ये हमारे अंकितेंद्रन मिश्रा जी हैं। अरे वाह, अंकितेंद्रन मिश्रा, बहुत अच्छा नाम है पहले तो आपका सर, और दूसरी चीज आपका संदेश दिल को छू गया है। कह रहे हैं कि मैं साउथ कोरिया से रोज आपको ऑफिस टाइम पर भी वक्त निकालकर जरूर देखता हूं और सुनता हूं, आपकी सिंप्लिसिटी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाओं के लिए। अंकितेंद्र मिश्रा जी हैं, साउथ कोरिया में हैं, सोचिए दक्षिण कोरिया से जुड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि रोज कैसे भी करके ऑफिस में से कुछ समय निकाल करके हर आपको लगातार सुनता रहता हूं और बड़ा प्रभावित हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर साउथ कोरिया से अदालत का हिस्सा बनने के लिए, तो शुभकामनाएं आपको। अच्छा, इसके बाद ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, एक हमें गॉडफ्रे के चार्ट पर देखा जाना चाहिए, ये कई लोगों का सवाल है, तो सीक्वेंट साइंटिफिक के साथ गॉडफ्रे को भी देखेंगे, तो ये 2 चार्ट देखेंगे। चार्ट्स पर मैं आ रहा हूं बस। और अच्छा, एक हमारे स्वानित मिश्रा जी एक तकनीकी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उनका यह है कि अगर लास्ट 30 मिनट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक होकर बड़ा मूव आता है और हम एंट्री लेते हैं, देन वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस के कारण काफी टाइम रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, इसका सोल्यूशन प्लीज बताइए। भाई इनका मूल सवाल यह है कि हम तो चार्ट देखते हैं, चार्ट पर तो हमें अंतिम क्षणों तक चार्ट दिखता है, लेकिन जब एडजस्टमेंट होता है बाजार के बंद होने के बाद, तो हमारे चार्ट जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो उनका सवाल यह है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर अंतिम क्षणों में लिया, ब्रेकआउट आ रहा था इस वजह से लिया, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद वो ब्रेकआउट गायब हो गया, या स्टॉप लॉस के लेवल से भी नीचे बंद हो गया एडजस्टमेंट की वजह से, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? भाई इसकी वजह यह है, आपको सही टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। अगर आप 30 मिनट 60 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जो आखिरी कैंडल के ट्रेड्स हैं उनमें हमेशा एडजस्टमेंट की गुंजाइश लेकर के ट्रेड आपको एवेल्युएट करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से चार्ट काफी हद तक पूरी कैंडल गायब हो जाती है अंत में। तो इस चीज का ख्याल रखिए और एडजस्टमेंट ध्यान से समझ करके आखिरी आधे घंटे की कैंडल पर काम कीजिए। अगर आपको आप ये भी रूल बना सकते हैं कि लास्ट हाफ आवर की कैंडल पर काम नहीं करेंगे, तो उससे आप इस तरह की परिस्थितियों से बच सकते हैं। तो अच्छा सवाल था स्वानी जी का, और इसका जवाब इन्हें तुरंत मिल गया अदालत में। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। अच्छा, एक हमारे दीपक साहू साहब लिख रहे हैं कि सर जब भी इन्वेस्ट करता हूं मार्केट के गिरने का डर चालू हो जाता है, और जैसे ही सेल करता हूं तो मार्केट के आगे बढ़ने का डर हावी हो जाता है, तो क्या किया जाए? भाई देखिए, यही समस्या है और यही डर के आगे जीत है दीपक जी। तो डरों को अपने हृदय से, जहन से दूर कीजिए। डर के तो ना जीवन कटता है, ना बाजार में आप लंबी यात्रा तय कर पाते हैं, डरना कैसा? देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं तो रिस्क को हम अज्यूम करते हैं, हमारा काम ही रिस्क अजम्पशन है। तो अगर आपसे एक शब्द में कोई पूछे कि भाई क्या काम करते हो, तो आप बोलो कि मैं रिस्क टेकर हूं, मेरा काम ही है कि मैं जोखिम लेता हूं। तो अगर हमारा काम, हमारा व्यवसाय ही जोखिम लेने का है, तो इसमें जोखिम तो लेते ही रहना पड़ेगा।
और जोखिम लेंगे, कभी एग्जिट करके ये जोखिम लेंगे कि और ना बढ़ जाए, कभी होल्ड करके ये जोखिम लेंगे कि गिर ना जाए, और दोनों जोखिम को बड़ी आसानी से हम लोग बर्दाश्त करेंगे और सही ढंग से काम करेंगे। तो अगर आप रिस्क को मेजर करके चल रहे हैं दीपक जी, सब कुछ प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो फिर इन छोटी मोटी चीजों की परवाह ना कीजिए और अपने इमोशंस को लॉजिकली हैंडल कीजिए। ओके, अच्छा आप देखिए सवाल आ रहे हैं कई सारे इंटरेस्टिंग, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बस ये हमारे केजे सिंह साहब का सवाल ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि आई एम अ बिग फैन, माय क्वेरी इज व्हाई प्राइस मूव्स अप थ्रू हेवी कॉल राइटिंग इज सीन, दो हेवी कॉल राइटिंग इज सीन स्पेशली इन निफ्टी इंडेक्स। ये कह रहे हैं कि भाई कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा है बावजूद उसके बाजार क्यों बढ़ रहा है। देखिए कॉल राइटिंग हो रही है एल्गोस के द्वारा, तो एल्गोस एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाजार जो है वो नए स्वरूप में आपको नजर आ रहा है। तो आमतौर पर कभी भी एक तरफा रैली बाजार में कम होती है, इसीलिए जो सिस्टम्स हैं उस तरह के नहीं बनते हैं। तो ये जो आप बड़ी बड़ी कॉल राइटिंग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो सारे एल्गो ट्रेडर्स, वो सारे ऑप्शन ट्रेडर्स जो ये मान रहे हैं कि बाजार में बड़ी तेजी नहीं बनेगी और बाजार लगातार नहीं बढ़ सकता है। तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं के ईंधन की वजह से बाजार नए हाइस बनाता रहता है। तो इसको हेवी कॉल राइटिंग को ये ना समझें कि ये इंस्टीट्यूशन या फिर ये जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशन है। ओके, अच्छा इसके बाद यस बैंक, पीएनबी इत्यादि पर सवाल है हमारे नितिन बंसल का। वो कह रहे हैं एलआईसी देखिए, यस बैंक देखिए, तो यस बैंक के चार्ट पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो आइए बिना समय गवाए सीधे रुक करते हैं चार्ट्स का। चलिए, तो जिस क्रम में मैंने आज सवाल लिए हैं उन्हीं क्रम में मैं उत्तर दूंगा और फिर अपने साथ मनीष महेश्वरी जी को जोड़ेंगे जो कि कार्यक्रम की शुरुआत से हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। तो बस कुछ ही क्षणों में मनीष जी के से भी चर्चा करेंगे। इंडिया विक्स के चार्ट के बाद आइए सबसे पहले एसबीआई कार्ड का चार्ट देखते हैं, जिसपे एक प्रश्न आया था। तो ये एसबीआई कार्ड है, ये वीकली चार्ट है। सबसे पहले अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी निफ्टी की तुलना में, फिर बड़ा सपोर्ट नजर आएगा 685 पर, जहां मैंने लाइन डाली हुई है जो एलओसी भी है। तो 685 टूटेगा तब इस चार्ट का कुछ रंग बदलेगा, अन्यथा एक ब्रेकआउट जरूर हुआ। 786 पर क्लोज आया, 782 के आसपास रेखा डाली हुई है। तो ये आपके सामने कुल मिलाकर स्थिति है। बड़ा सपोर्ट 685 पर जो कि एलओसी का स्तर है, बड़ी रेजिस्टेंस 928 रुपए पर, और जो कि आपको अगला बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर रेंज बाउंड ट्रेड है, थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है। 928 के आसपास अगला सपोर्ट है, ट्रेंड ठीक है। अभी भी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हो सकता है बहुत अरसे तक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो आउट परफॉर्मेंस नहीं है और रेंज बाउंड मार्केट है जिसमें लोअर लेवल से हम एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। ये स्थिति एलओसी डाल लीजिए 685 पर और कुछ देखने की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी। अब इसके बाद एक प्रश्न आया था टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर। अरे भाई देखिए बाजार के साथ ये भी करेक्ट हुआ और देखिए क्या रैली बनी थी इसमें, 1850 और अब 1250। तो आपने देखा कि अच्छी पटकनी दी स्टॉक ने और अब 61.8% फिबोनाची स्तर जो कि पहले सपोर्ट का काम दे चुके हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा करेक्शन आ गया, सपोर्ट तक स्टॉक आ गया है और यहीं पर आप देखिए सपोर्ट है, ये लेवल टूटेगा तो फिर आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिस अनुपात में जिस गति से स्टॉक ऊपर गया था लगभग उसी गति से उसी लिफ्ट को लेकर के नीचे आ गया है। ताकत कब दिखेगी चार्ट पर, जब ये ग्रीन लाइन पार होगी। ये ग्रीन लाइन है 1358 रुपए के आसपास, 1358 के ऊपर नई स्ट्रेंथ दिखेगी आपको जब अगला फिबोनाची लेवल पार होगा। रहा सवाल कि एलओसी इसमें कैसे डाली जाए, तो ये लीजिए एलओसी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगी। ये 1226 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप 1180 के आसपास इस रेखा को अंकित करें। ये टीटागढ़ रेल का चार्ट है जिसमें अच्छा करेक्शन आते हुए हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखा है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। वेल्सपन लिविंग पर एक सवाल आया था। ये वेल्सपन लिविंग ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की चर्चा भी शायद अदालत में हमने की थी 15 जुलाई को। बड़ी तेजी बनी, तेजी बनने के बाद करेक्शन में स्टॉक वापस उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है जिस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ था। तो वही लेवल पर घूम फिर कर वापस आ गया। तो यही एलओसी भी है और इस लाइन को चार्ट पर अंकित कर लें। ये सबसे मेक और ब्रेक लाइन है। अब अगली तेजी आपको कब देखने को मिलेगी, जब ये रेजिस्टेंस पार होगी। तो ये दो रेखाएं हैं चार्ट पर, ठीक ढंग से अंकित कर ले। चार्ट है वेल्सपन लिविंग का। आगे बढ़ते हैं और ये चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है यूबीएल का। ये यूबीएल का चार्ट है, अच्छा मोमेंटम बना है और इसीलिए सवाल बना है कि भाई एक तो ये पूरा स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है, नई तेजी बनी है और यूबीएल के चार्ट पर भी अगर आप गौर से देखें तो ये रेजिस्टेंस पार हुई है, तो इसीलिए सवाल आया। अब देखिए ब्रेकआउट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नया ब्रेकआउट है, स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और नया ब्रेकआउट चार्ट पर दिख रहा है। तो ये ब्रेकआउट आपको चार्ट पर बड़ी आसानी से दिखेगा। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और रेजिस्टेंस टूट रही है। तो ये कुल मिलाकर यूबीएल का चार्ट है जिस पर अभी एक प्रश्न आया। ओएनजीसी का चार्ट झट से देखेंगे।
ये ओएनजीसी है भाई। देखिए तेजी तो अच्छी बनी, फिर आया डाइवर्जेंस, और जिस डाइवर्जेंस की चर्चा अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, बिल्कुल वही सूरत हाल यहाँ पर भी था कि लोअर पिक्स बनने लगी थी आरएसआई पर, और प्राइस पर हायर बॉटम बन रहे थे। फिर एक और बॉटम बना प्राइस पर, वो तो काफी ऊंचा था, लेकिन आरएसआई के बॉटम सारे और पीक भी नीचे बन रही थी, तो ये डाइवर्जेंस दिख रहा था। इस डाइवर्जेंस के नतीजतन आपने करेक्शन को आते हुए देखा, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि यहीं पर सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर करेक्ट होने के बाद ओएनजीसी भी सपोर्ट पर लौट आया है। तो ये लेवल चार्ट पर अंकित कर लें, 286 रुपए का लेवल है, 286 इसको मार कर लेंगे तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस लेवल को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो 286 इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलओसी लेवल ऑन दिस चार्ट फॉर ओएनजीसी। ओएनजीसी के बाद आइए चलते हैं क्रिप्टोज की बात करते हैं, जिस पर सवाल आया था। तो ये बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी यानी बिटकॉइन, और बिटकॉइन हम देख रहे हैं कहां पहुंच गया है, 65,000। देखिए क्या जबरदस्त तेजी बिटकॉइन में आते हुए देखी। बिटकॉइन इज नाउ एट 65,000 प्लस। तो बहुत जबरदस्त तेजी आपने देखी बिटकॉइन में, ट्रेंड पॉजिटिव है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, तो उसका भी असर आपको सारी ऑल्टरनेटिव करेंसीज पर देखने को मिल रहा है, और वही बिटकॉइन में होता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छा मूव आया, लेकिन ये जो मैंने एक तिरछी लकीर डाली है, ये इसके लिए असली चुनौती होगी। लेवल पार हो गए, हायर बॉटम बन रहे हैं, और बुलिश आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। दिस इज द चार्ट फॉर सीक्वेंट साइंटिफिक। तो कोई भी स्टॉक हमेशा दबा नहीं रहता, हर शेयर की का वक्त आता है, लेकिन अगर आपको चार्ट्स देखना पता है तो आप सही जगह पर एग्जिट कर जाते हैं, और सही जगह पर दोबारा से एंट्री के मौके भी आपको दिख जाते हैं। तो सीक्वेंट के बाद आइए यस बैंक के चार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं, सवाल आया था इस पर भी। ओहो, ये तो देखिए वीकली टाइम स्केल पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको चार्ट इस तरह दिखेगा। कुछ खास हो नहीं रहा है इस बैंक में, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अब ये एक दूसरी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 21 पर सपोर्ट बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये 21 लेवल के चार्ट पर मार्क कर ले। और एक चीज याद रखें कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है पैसे की। अब अगर मान लीजिए आपका शेयर येस बैंक की तरह बिल्कुल सुस्ता रहा है और इस बीच बाजार नए हाइस बना रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां असली तेजी है। तो थोड़ा सा इस बात के प्रति भी संजीदा हूं कि जो आप निवेश कर रहे हैं क्या वो बाजार के अनुकूल परफॉर्म कर रहा है। जो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो फिर बदल देने में या किसी अन्य शेयर में जाने में बेहतरी होती है। तो ये आपके सामने सवालों के जवाब की झड़ी थी, कई सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मनीष महेश्वरी जी, जो कि आज हमारा अदालत शुरू होने से ही जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं उन तक हमारी आवाज आ रही है कि मनीष जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जय श्री राम सर। जय श्री राम मनीष जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अदालत में आने के लिए। तो मनीष जी कहाँ से हैं आप, ये बताइए। मैं सर अजमेर राजस्थान से हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अजमेर से हैं और राजस्थान से हैं। तो अब ये बताइए मनीष जी, बाजार में कैसे आगमन हुआ आपका, कब से है मार्केट में एक्टिव? सर मैं बाजार में 4 साल से हूँ, और कोविड के बाद में मैंने बाजार में एंट्री ली थी, और उसके बाद में सबसे पहले आपकी वीडियो सुनता था। वीडियो सुनने के बाद में आपके मैंने यानी NSA 8, उसके बाद में टर्टल, उसके बाद में TKB 1 से कंटिन्यू में जुड़ा हुआ हूँ, और TKB 9 में भी मैंने पार्टिसिपेशन ले लिया है। और और उसके बाद में आपके संपदा शिविर में भी आपसे मुलाकात हुई थी सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सर। ये है ज्ञानशाला भी मैंने सारी ज्वाइन करी। जी सर, बहुत बढ़िया। तो मनीष जी लगातार सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं। अब मनीष जी एक बात बताइए कि एक चीज है कि आपने कुछ चीज नहीं सीखी, जैसे मान लीजिए कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, कोई नया तरीका, तो आपको लगता है कि उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर पाते हैं आप, या आपको लगता है कि समझ तो आ जाता है लेकिन साइकोलॉजी रास्ते में आती है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता? जैसे मान लीजिए पता है कि स्टॉप लॉस पर निकलना है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है तब कई बार मन करता है वेट कर लें, कल काट लेंगे, देखा जाएगा, रख लेते हैं। तो क्या इस प्रकार की समस्या आपको आती है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर पाते हैं? नहीं सर, पहले ही जरूर आती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आती है। अब जहां पर स्टॉप लॉस दिखता है तो मैं उसे हाथों हाथ काट देता हूँ। उसमें लॉस ये नहीं देखता हूँ कि कितना लॉस आ रहा है या क्या हो रहा है। और जो आपने सिखाया है उससे ये लगने लग जाता है कि नहीं अभी जाना है डाउन, तो उसको पहले ही मैं काटने के हिसाब से तैयारी करके, और मैं पर्टिकुलरली सेक्टरल और पैटर्न पर चेक करके और उसके बाद में ही इन्वेस्ट करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे बड़ी जो चेंज आया है हमारे मनीष जी में वो है कि अब एग्जिट कर पाते हैं, और बिल्कुल रूथलेसली एग्जिट कर पाते हैं। पहले तो एग्जिट करते हैं, बाद में फिर पछताते रहेंगे आराम से, लेकिन एक बार एग्जिट कर दीजिए। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करना अनिवार्य है, और केवल ये स्टॉप लॉस के लिए नहीं है, बाकी भी सारी चीजें जो सीखी हैं उसको फॉलो कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मनीष जी आप चार्ट्स कितने समय देखते हैं और क्या दिनचर्या रहती है आपकी? क्या बीच बीच में चार्ट देखते रहते हैं, केवल वीकली बेसिस पर देखते हैं, क्या है आपका सिस्टम? मैं सर डेली एंड वीकली बेसिस पे चार्ट देखता हूँ, और मोस्टली सैटरडे संडे को मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे पाता हूँ। बाकी मैं नाइट के अंदर में जो है 1 घंटे के अंदर में जो भी चार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले मैं सेक्टर चेक करता हूँ सर। सेक्टर में जो आपने सिखाया है, सेक्टर के अंदर में जो सेक्टर बढ़िया चल रहे हैं उसके चार्ट के, फिर उसके में जो सेक्टर के चार्ट हैं वो देख करके वीक में एक बार मैं सारे सेक्टर में से चार्ट निकाल लेता हूँ। फिर मैं उस पर वर्किंग करता हूँ 10 या 12 चार्ट निकाल करके, और उस पर फिर आगे कौन सा बढ़िया चल रहा है, इसमें पैटर्न क्या आ रहा है,
फिर वो पैटर्न देख करके फिर उसके बाद में उस पर ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले सेक्टर देखते हैं और उसके बाद फिर चार्ट चुनते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात जो अभी मनीष जी ने कही वो यह है कि केवल वीकेंड पर ही ज्यादा समय देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि सर हम चाहते तो है ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, बहुत कुछ करना, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है। तो समय नहीं रहने की वजह से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनीष जी ने उसका आपको एक समाधान बताया कि आप केवल वीकेंड पर चार्ट देखिए, और वीकेंड पर भी अगर आप चार्ट देखकर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो अवसरों का अभाव नहीं है। तो मनीष जी, अब आपका आगे चल करके अब क्या प्लान है? अब आपको काफी समय हो गया, बाजार को अब समझने लगे हैं, ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो क्या अब आगे की योजना है क्या है? सर इसको कंटिन्यू करना है और थोड़ा सा टाइम में और दे करके इसको और समझना चाहता हूँ। बाजार ऐसा है कि अभी भी ये लगता है कि बहुत कम सीखा है, यानी और सीखना बाकी है सर। तो अब मैं एसएमई जो सर आपने संपदा शिविर में जो एक बताया था एसएमई जो है उसके अंदर में थोड़ा सा सर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है उनके शेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा अभी मेरी वर्किंग चल रही है सर, और जाना काफी आगे है सर आपके आशीर्वाद से। नहीं, ईश्वर करेगा आप जरूर बहुत आगे जाएंगे मनीष जी, बहुत और अच्छे। सर आज पूरे 9 महीने हो गए मुझे सर कंटिन्यू जो है मैं प्रॉफिटेबल हूँ, जो मैंने एक क्या टारगेट बात लिया है, था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 महीनों से लगातार प्रॉफिटेबल है, ये जी सर। बहुत बड़ी उपलब्धि है मनीष जी। तो 9 मंथ्स ऑन द ट्रॉट, और देखिए 9 महीने आसान नहीं रहे। देखने में जरूर लगता है कि बाजार बहुत बिल्कुल बढ़ रहा है, सर। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया सभी को, तो ऐसा लगता है कि एक सीधी लकीर है, बाजार तो एक तरफा चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी बार हमने बड़े करेक्शंस देखे हैं, अंडर परफॉर्मेंस देखी है, वॉलिटिलिटी देखी है, बड़े बड़े एल्गो इंजन्स हैं जो बिल्कुल धाराशायी हो गए पिछले 9 महीनों में, और 9 महीनों में हमारे मनीष जी लगातार प्रॉफिटेबल रहे। तो कैसी फीलिंग होती है मनीष जी, जैसे 9 महीने लगातार प्रॉफिट, तो आपको आपके आत्मविश्वास में, मनोबल में किस प्रकार की वृद्धि हुई? कॉन्फिडेंस नो डाउट सर बहुत बढ़ गया है। अब मार्केट में थोड़ा सा भी कोई डाउन आता है तो ऐसा डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये लगता है कि ये तो आया निकल जाएगा क्या। बहुत और ग्रेट। यानी मार्केट की चाल ऐसा लगता है कि नहीं अब ये इस तरह से आया तो कोई नहीं, ये जरूरी है, कंसोलिडेट होना भी जरूरी है, ये समझ में आता है कि थोड़ा सा डाउन आना भी जरूरी है, उसके बिना मार्केट बढ़ेगा कैसे। तो वो सब चीजें हैं जो समझ में आने लगी सर। बहुत शानदार। और देखिए 9 महीने, और बाकी लोग भी जो आज सुन रहे हैं, सबको मेरा ये विशेष निवेदन है कि इसको अपना लक्ष्य बनाइए, प्रयास कीजिए कि आप मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हों, कंसिस्टेंसी रखिए। देखिए कोई काम बिना टारगेट के नहीं होता है, कोई भी जीवन में काम आपको करना है तो उसके लिए टारगेट तो मन में सेट करना ही पड़ता है। फिर जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी उसमें एक स्कोर है जो चेस करना होता है, तभी आप उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा तो बिल्कुल दिशाहीन हमारा एफर्ट होता है। तो इसीलिए एक टारगेट बनाइए, और टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 3 महीने लगातार आपको प्रॉफिटेबल रहना है। 9 महीनों से लगातार प्रॉफिटेबल रहे मनीष जी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद मनीष जी, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को, आपको जिस किसी ने भी आज देखा होगा उसको इंस्पिरेशन मिली होगी कि अगर मनीष जी कर सकते हैं मैं तो हम भी प्रयास करके कर ही सकते हैं। कोई अगर इसका वो है, कोई कहें कि टिप देना चाहे मनीष जी की कैसे किया जाता है, आपको क्या चीज आप गलती करते थे, तो जरूर दीजिए, लोगों की मदद हो। मेरा कहना तो ये रहेगा कि सर कुणाल सर की जो टीकेपी है वो सबको ज्वाइन करनी चाहिए सर, उससे सबको इतना सीखने को मिलता है सर। और उसके अलावा मार्केट के अंदर में एक कॉन्फिडेंस जो मेरा बूस्ट हुआ है सर, वो सिर्फ ये अभी टीके भी ज्वाइन करने से हुआ है सर। तो यानी अगर मैं आपको लाइव नहीं भी सुन पाता हूँ तो सर रात को चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे मैं कब भी फ्री हूँ मैं जरूर सुनता हूँ सर उसको, यानी सुने बिना तो सुना ही नहीं आपके। तो बहुत बढ़िया, वो ज्वाइन बहुत सबको करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, थैंक यू सो मच। और ईश्वर करेगा आपकी सर सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई चीजों में नए प्रयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी वक्त देने के लिए, थैंक यू अदालत सर, में थैंक यू आज सर। आने के लिए। तो ये जय श्री हमारे राम। मनीष जी थे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, सोच समझ करके कर रहे हैं और धीरे धीरे सीख करके कर रहे हैं। देखिए कितनी लंबी उनकी यात्रा रही है सीखने की। सीख करके किया जाए तो काम अलग ही लेवल पर होता है, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लोग नहीं जानते, आज शुरू होने जा रहा है NSA 14 नौकरी से आजादी कार्यक्रम का 14 सीजन आज शुरू हो रहा है। तो जो लोग NSA 14 में जुड़े हुए हैं, अगर कोई है यहाँ पर, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग इस दफे नहीं जुड़ पाए, चिंता मत कीजिए, NSA 15 में आप जरूर जुड़िएगा, सीखते रहिए, और सीखते रहेंगे तभी आगे नए कीर्तिमान बना पाएंगे। चलिए, मजा आया। अच्छा, एक क्वेश्चन था डोनट्स 100 का जो मैं चूक गया लेना, तो उसको ले लेता हूं झट से। ये सवाल था गॉडफ्रे फिलिप्स पर। ये आपके सामने गॉडफ्रे फिलिप्स, ओहो क्या जबरदस्त अपट्रेंड रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स में, शानदार अपमूव। और देखिए कुछ ऐसा डिवीजन हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है, कुछ आपसी विवाद चल रहा है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ी तेजी बनी। और गॉडफ्रे फिलिप्स जो 1000 रुपया चलता था, आज 7000 रुपया चल रहा है। तो अद्भुत तेजी देखने को मिल रही है, शानदार। अब सवाल यह है कि क्या करें गॉडफ्रे फिलिप्स में। हमारे कई सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, सेनानी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट देखा, कोई खबर का अंदाजा नहीं था कि खबरें क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है कंपनी में, किसी को कुछ नहीं पता है। केवल चार्ट पर ये ब्रेकआउट्स दिखे जो कि बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहां पर एंट्री ली। जब तक एग्जिट नहीं आएगा तब तक होल्ड करने की हमारी रणनीति रहती है। तो अगर, और उस बीच आप देखिए स्टॉक 7 गुना हो गया।
तो इस प्रकार का बड़ा मूव आता है तब जबकि आप लगातार स्टॉक्स को ट्रैक करते रहते हैं। आप 4 शेयर में निवेश करते हैं, कभी कभार एक शेयर आपका इस गति से बढ़ जाता है कि आपको पूरे साल भर का प्रॉफिट जो है वो एक शेयर से हासिल हो जाता है। तो ये आपके सामने इसका जीवंत उदाहरण है गॉडफ्रे फिलिप्स। सवाल यह है कि अब क्या किया जाना चाहिए। एलओसी तो देखिए बहुत नीचे के स्तरों पर रह जाएगी, तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख करके आप आगे बढ़िए। तो बहुत जबरदस्त अपमूव। और गॉडफ्रे फिलिप्स में यहाँ कोई उपस्थित व्यक्ति है जिसने निवेश करके पैसा कमाया हो तो जरूर लिखिएगा, हम आपको शुभकामना भेजेंगे। तो अगर भाई अदालत में कोई ऐसा सेनानी है, कोई और व्यक्ति है जिसने कि गॉडफ्रे फिलिप्स सही जगह पर यानी कि 1500 पर 1600 पर कहीं खरीदा था या 2100 2200 पर खरीदा था तो जरूर लिखिएगा, हम शुभकामनाएं देंगे। अच्छा, एक हमारी दिव्या मिश्रा जी का प्रश्न है, उनका प्रश्न भी ले रहा हूं। उनका प्रश्न ये है कि दिव्या जी का सवाल ये है कि हर वक्त नए शेयर खोजते रहना चाहिए या कि 20 से 25 अच्छे शेयर पर ही एंट्री एक्सिट करते रहना ठीक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नए नए शेयर खोजने की आवश्यकता नहीं है दिव्या जी। तो जो स्टॉक्स लिक्विड हैं, मूविंग हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उन्हीं में से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पर्याप्त अवसर मिल जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर न्यू स्टॉक्स ऑल द टाइम। जो शेयर आप ट्रैक कर रही हैं उसी में आपका काम बन जाएगा और 20-25 की लिस्ट पर्याप्त होती है इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, एक सवाल आया है हमारे गेम स्टार का और वो कह रहे हैं कि भाई बजाज फिनसर्व के चार्ट को देखें। तो बजाज फिनसर्व के चार्ट को देखेंगे और इसके बाद एक सवाल देखते हैं कि ठीक है, एक नितिन मालवीय जी चाहते हैं कि हैंगसेंग का चार्ट देखें, तो हैंगसेंग का भी चार्ट देखेंगे। तो दो चार्ट्स दिखते हैं झट से, एक हैंगसेंग का और चलिए सबसे पहले हैंगसेंग का चार्ट देख लें और उसके बाद फिर शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स को भी एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हैंगसेंग, ये हैंगसेंग 20 का चार्ट है जहां पर एक मोमेंटम बना है, हैंगसेंग में ब्रेकआउट हुआ है और यही कारण है कि इस पर प्रश्न आया। आप देखिए रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए 384 पर, एक सपोर्ट मार्क कर लीजिए इन स्तरों के करीब। ये आपके सामने चार्ट है फॉर हैंगसेंग, ब्रेकआउट हुआ है और 385 तक कोई रेजिस्टेंस खास नहीं है। तो ये हैंगसेंग के चार्ट पर तेजी दिख रही है। ये निपॉन इंडिया का ETF है हैंगसेंग का, जिसके चार्ट को हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसके अलावा आया था बजाज फिनसर्व पर, तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपके सामने बजाज फिनसर्व का चार्ट है। इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला हाल में और उसके बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो ये 1800 था, अब 2000 हो गया है और तेजी दिखा रहा है। अब ट्रेंड है, हायर बॉटम बन रहे हैं, ओवरबॉट है RSI पर, लेकिन ट्रेंड बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग है। तो ये सॉलिड चार्ट है। ये LOC को आप थोड़ा चेंज करके ठीक कर लीजिए, तो ये LOC हो जाएगी 1800 के करीब और ये आपके सामने चार्ट है। तो इसमें कुछ खास एनालाइज करने योग्य नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कह दूं कि जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसका अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करेंगे तो ये लगभग 1125 का लेवल है और ये 1820 का है। तो ये लगभग 700 अंकों का गहरा बेस है इस पैटर्न का। ये जो ट्रायंगल त्रिकोण आपको नजर आ रहा है, इसका बेस निकालेंगे तो 700 अंकों का है। 18 में 700 जोड़ दें तो 2500 आता है। तो ये आपके सामने पैटर्न टारगेट मैंने आपको दिया है। तो ये चार्ट है बजाज फिनसर्व का, जिस पर प्रश्न आया और आपको तुरंत जवाब मिला अदालत में। तो अदालत में हम लोग ढेरों चार्ट देखते हैं हर सप्ताह और इस सप्ताह भी अनेकों इंटरेस्टिंग चार्ट से मैंने आपका परिचय करवाया है। इसके बाद अगला चार्ट देखेंगे। ये आयुष बंसल जी का एक प्रश्न ले लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट संपदा शिविर कब हो रहा है। बहुत जल्द होगा आयुष जी, और उसकी इत्तला भी मैं आपको अवश्य करूंगा। तो अगला संपदा शिविर जब होगा तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हाल ही में सितंबर के महीने में हमने संपदा शिविर किया और बहुत जबरदस्त उसमें बातचीत हुई, चर्चा हुई और उसकी झलकियां भी मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सा काम करना है, काम को निपटाना है। तो हमने कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले देखिए एक घोषणा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ बांटनी है। तो उसको मैं आपके साथ बांटने वाला हूं कुछ ही क्षणों में, लेकिन उससे पहले एक बार चार्ट दोबारा खोल लेते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर ठीक। तो ये PTL पर एक प्रश्न आया है, लुक एट अनलिमिटेड, बड़ा अच्छा नाम है इनका। प्रश्न है PTL पर, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले
चलिए, तो एक नई पेशकश मेरी ओर से आ रही है और उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, और अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो बहुत जल्द उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपका इस पर क्या विचार है। और साहब, बाजार कैसा लग रहा है आपको? भाई देखिए, चाय कभी अकेले पी नहीं जाती, और अकेले पिए तो उतना स्वाद भी नहीं आता। चाय और बाजार और साथ ही जिंदगी में कुछ गर्माहट हमेशा रहनी चाहिए। तो चाय के बारे में, बाजार के बारे में, चार्ट्स के बारे में और जीवन के बारे में चर्चा करेंगे हमारे इस नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है चाय गर्मा गर्म। तो इस बार मैं किसके साथ चाय पीने जा रहा हूं, अगर ये आपको जानना है तो इसको जरूर फॉलो कीजिए। यानी कि गर्मा गर्म चाय में आप भी आइए, आप भी साथ चाय पीजिए, मजा आएगा। तो यह है चाय गर्मा गर्म, जो कि बहुत जल्द आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूं। तो अगर आपका चाय गर्मा गर्म में किसी के साथ मुझे चाय पीते देखने का की इच्छा हो तो जरूर लिखिएगा कि किसे बुलाया जाना चाहिए। सबसे पहला जो संदेश आया है इस बारे में, वो हमारे मिथिलेश राय जी ने लिखा है कि मेरे साथ चाय पीजिए। तो भाई बिल्कुल निश्चित रूप से मिथिलेश जी, आपके साथ भी मैं चाय पीऊंगा चाय गर्मा गर्म में। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप चाहते हो कि चाय पर चर्चा जिसके साथ होना चाहिए, तो उसका सुझाव भेजिएगा, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और आप में से भी कोई आना चाहे तो बहुत बहुत स्वागत है। जिसकी भी कहानी रोचक है, बहुत कुछ कहने को हो, तो जरूर आइए, चाय पियेंगे मिलकर, और कुछ ना कुछ सभी को आपके साथ चाय पीता देख करके फायदा होगा। तो ये चाय गर्मा गर्म बहुत जल्द आने वाली है, और उसके लिए दिल थाम करके तैयार हो जाइए। बहुत जल्द इसका मैं अनावरण करूंगा और इसी चैनल पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इस सप्ताह की बड़ी घोषणा। और अच्छा, एक मनमोहन जी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ चाय क्यों, पकौड़े क्यों नहीं? भाई चाय होगी तो पकौड़े तो खुद ब खुद साथ चले आते हैं, चिंता मत कीजिए। और एक किसी ने लिखा है कि भाई कॉफी पीजिए क्योंकि साउथ इंडियन है। भाई साउथ इंडिया में भी आजकल जमकर लोग चाय पी रहे हैं, और जिस तरह नॉर्थ इंडिया में लोग कॉफी पी रहे हैं, तो इसलिए चाय कॉफी का कोई डिवाइड नहीं है। जो चाय पिए, लेकिन मिल बांट करके पिए, साथ में बैठ करके पिए। तो वही मकसद है चाय गर्मा गर्म का। तो बहुत जल्द आने वाला है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको। चलिए, तो यह है चर्चा चाय गर्मा गर्म की। और ग्रेट, बहुत बढ़िया। और देखिए, कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं चाय गर्मा गर्म में। ग्रेट, नितेश पारिक जी आना चाहते हैं। और डोनट्स 100 कह रहे हैं कि मुझे बुला लीजिए, मैं चाय के साथ डोनट्स भी ले आऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। और कई सारे और लोग हैं जो चाय साथ में पीना चाहते हैं। चलिए, तो आज के अदालत में ढेरों चार्ट्स की हमने चर्चा की, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चाएं हुई। दो चार्ट्स और मैं झट से देखूंगा। एक चार्ट है और वो है शुगर स्टॉक्स का, जिसकी हमने चर्चा नहीं की। तो आइए झट से शुगर स्टॉक्स की चर्चा कर लें, जिसमें बलरामपुर चीनी अग्रणी है। भाई क्या तेजी बनी है, गजब, बहुत बढ़िया। ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है, 500 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, सीधा 650 के दौड़ लगाई स्टॉक में। बुल मार्केट के ब्रेकआउट्स भी गजब काम करते हैं। अगर ब्रेकआउट ठीक जगह पहचान लिया आपने, बेयर मार्केट में ब्रेकआउट सफल ही नहीं होते हैं और बुल मार्केट में वो बिना रुके मानते ही नहीं है। तो आप देखिए, 650 का भाव, जबरदस्त तेजी बलरामपुर चीनी के चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो शुगर में चाहे कोई भी शुगर स्टॉक देखे, आपको तेजी दिखेगी। एआईडी पैरी का चार्ट है, ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें उस तरह की तेजी इस सप्ताह नहीं बनी, लेकिन कंटिन्यूअस अपट्रेंड रहा है। एक बनारी अमान शुगर है, और यहां पर भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, तेजी बनी है, 3600 का भाव है। तो कई सारे शुगर स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज की अदालत को समेटने का समय आ गया है। आप सबका फिर एक बार दिल से स्वागत अदालत में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आराम से चाय पीजिए और बहुत जल्द